हेलो। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत। और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताऊं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर हूं। यार बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन ट्रेनर बहुत अच्छा हूं। अब इसका क्या मतलब है भाई कि मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। के बाद हमारा जो टॉपिक है कि ये इंग्लिश समझ में आएगी कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में थोड़ा सा जान जाओ। एक्चुअल में मैं केवल इंग्लिश एजुकेटर था, मतलब कॉम्पिटेटिव इंग्लिश को ही पढ़ाता था। मेरी आगरा में मैं एक दो जगह पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता है ना। और मेरा एक खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था, लेकिन इंडिविजुअल इंग्लिश थी और बाकी ऐसी कोचिंग में पढ़ाता था। तो मुझे पता चला कि यार कि जो ऑफलाइन मार्केट है धीरे 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 गिर रहा है, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने स्पीकिंग सीख ली भाई। स्पीकिंग सीखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, अभी भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ना। तो फिर मैंने एंकरिंग सीख ली। और एंकरिंग के साथ मैं अभी अभी रिसेंटली स्टैंड अप भी करता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें करता हूँ मैं। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है कि मैं चीजों को कैसे देखता हूँ, वो आई थिंक आपको बहुत यूनिक लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा। तो जितनी भी मेरी मेरी समझ है, ऐसी समझ नहीं कि जो केवल आई है, केवल मतलब पढ़ा पढ़ा के आई है। मैंने अलग अलग सेक्टर्स पे काम किया, तो उससे मेरी जो समझ पैदा हुई है उसके भी हाथ पर। जैसे मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को कहाँ फंसाया जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में बस मैं आपको ये बताऊंगा मेरे दोस्तों कि इंग्लिश को कैसे समझा जा सकता है। तो आज की वीडियो बस यही है कि भाई ये इंग्लिश कैसे समझ में आएगी। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या फोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब ये इंग्लिश समझ में कैसे आएगी। ठीक है ना, ये आज का हमारा मुद्दा होगा। आज की वीडियो जब खत्म हो जाएगी, आई एम श्योर यार मेरे दोस्तों, जब तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं एक्चुअल में इंग्लिश के साथ क्या दिक्कत हो रही है। मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जिनके नंबर 45 के आसपास आते हैं इंग्लिश में, वो प्लीज आप स्किप कर सकते हो। आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के भी नंबर या तो बढ़ ही नहीं रहे हैं या 20-30 पे अटक गए हैं, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। आपको रियलिटी समझ में आएगी कि गलतियां एक्चुअल में हम जन्मजात से कहाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात है, बिना किसी बातों के मैं पहले आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा यही है भाई, इंग्लिश कैसे समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। ये हमारा पेज है भाई, स्टाइलिश इंग्लिश क्लासेस, जिस पे हमारा जो नया बैच है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैच होगा। मतलब बच्चों को रीडिंग करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, तो ये हमारा बैच होगा, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, इंग्लिश को समझने के लिए, मतलब इंग्लिश को समझने में दिक्कत कहाँ आती है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश है ना, उसके 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर ग्रामर होता है, वोकैब होता है और रीडिंग होता है। आप दुनिया का कोई सा एग्जाम दे लो, ठीक है ना, कोई सा एग्जाम दे लो। आप एनडीए दो, सीडीएस दो, फोर्स के एक्स वाई ग्रुप दो, आप एसएससी का कोई सा एग्जाम दो, सीपीओ दो, 10+2 दो, एमटीएस दो, और स्टेनो दो, या फिर सीजीएल दो, कोई सा एग्जाम दो। आपको मास्टरी करनी पड़ेगी भाई, आपको मास्टरी करनी पड़ेगी इन तीनों एग्जाम्स पर। कितने? इन तीनों एग्जाम्स पर। आपको ग्रामर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वोकैब भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और रीडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो टीचरों की स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है भाई, ये तीन है, ये स्ट्रेटेजी रहती है। ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है कि भाई, जब भी आपको ग्रामर पढ़नी हो, पर ध्यान से सुनना मेरी उम्र के नौजवानों, पार्ट 1 में जब भी आपको ग्रामर पढ़नी हो तो सबसे पहले आप नाउन पढ़ लीजिए, फिर प्रोनाउन पढ़ लीजिए, फिर वर्ब पढ़ लीजिए, फिर एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, और फिर एडवर्ब पढ़ लीजिए। फिर आप कंजंक्शन पढ़ लीजिए, फिर प्रेपोजिशंस पढ़ लीजिए, फिर आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। ये स्ट्रेटेजी रहती है। पार्ट 2 में आप टेंस पढ़ सकते हो, क्लॉजेस, ठीक है ना, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये आप चीजें पढ़ सकते हो, कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली ये ग्रामर का सिलेबस है, ठीक है ना, ऐसे आपको बोल दिया जाता है। फिर आपको वोकैब के लिए ये बोल दिया जाता है, वोकैब में आपके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, मिस स्पेल्ट होते हैं। ये आपको पढ़ने को बोला जाता है कि वोकैब में आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, ऐसे ही बोला जाता है। रीडिंग में आपकी 3 चीजें पूछी जाती हैं भाई, या तो आपसे पैसेज पूछी जाएगी, या क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, या फिर पैराजंबल्स पूछे जाएंगे। यहां से टीचर शुरुआत करते हैं, ये आपको सिलेबस बता दिया जाता है और बोल दिया जाता है बेटा ऐसे पढ़ लो। तो कैसे पढ़ना है वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कैसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको भ्रमित नहीं होना। तो कैसे नहीं पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहले भाई, दिल लगा के पढ़ना भाई, कैसे पढ़ना है आपको।
तो पढ़ने में सबसे पहले टॉपिक वाइज कभी मत पढ़ना। अब आपको ये क्या बात है सर, हम तो टॉपिक वाइज ही पढ़ते हैं। भाई तभी तो बर्बाद हो रहे हो। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, 45 के आसपास आ रहे हैं, वो बहुत सेफ जोन में है। वो वीडियो देखें ना देखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चे एक बार वीडियो जरूर देखना जो नंबर नहीं बढ़ा पा रहे। वो दिल्ली के टीचरों से पढ़ लिए, बंबई के टीचरों से पढ़ लिए, जयपुर के टीचरों से पढ़ लिए, लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक बार जरूर देखना। आज की इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना, ये प्रूफ करके बताऊंगा कि भाई टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ना होता। दूसरा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, वोकैब को सीट से नहीं पढ़ना होता। और कौन सी सीट? खास करके वो सीट जो आपको हिंदी से इंग्लिश में मिलती है, हिंदी से इंग्लिश में मिलती है, ऐसी सीट से कभी नहीं पढ़ना होता आपको। ऐसी ना तो टीचर से पढ़ो कभी भी कि भाई जो हिंदी से इंग्लिश की सीट दे देगा, बेटा ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो। नहीं, पढ़ना ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पढ़ना? आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपका जो वो होता है ये वाला पैसेज और क्लोज जो पूछे जाते हैं, इनको ये मत कहना कि ज्यादा पढ़ पढ़ कर समझ में आ जाएंगे। ऐसी फालतू की गलती मत करना कि भैया ज्यादा पढ़ पढ़ते 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 समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ये प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। वैसे तो तुम मेरी बात मानोगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपका नुकसान क्या होगा। सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं कि टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। तो भाई सबसे पहले समझो कि टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आपकी जो इंग्लिश होती है वो एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक स्पोकन लैंग्वेज होती है, एक रिटन लैंग्वेज होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं की लगा दी आई, और तुमसे की लगा दिया यू, और प्यार करना की लगा दिया लव। तो क्या ये सेंटेंस सही हो गया? आप कहोगे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा? अब मैंने कहा क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो स्ट्रक्चर पे काम करती है। मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर पे काम करती है। मतलब जब तक आप इंग्लिश को स्ट्रक्चर में नहीं बांधोगे तब तक चीजें खराब हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भाई जब इंग्लिश पढ़नी हो तो इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। हमारा वही टॉपिक है कि टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई चलो ये पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये पहला क्वेश्चन नाउन का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका प्रोनाउन का, और तीसरा क्वेश्चन है भाई एडजेक्टिव का। ये आपके आगे तीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला नाउन का है, दूसरा प्रोनाउन का है, और तीसरा एडजेक्टिव का। एक्चुअल में जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो आपके साथ क्या बदतमीजी होती है, इस बात को समझने की कोशिश करना। चलिए भाई समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाओगे। जैसे अगर आपने नाउन पढ़ा होता, केवल नाउन पढ़ा होता, तो आप तुरंत बता देते कि भाई बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, उसके साथ हम आर का यूज नहीं कर सकते, हमको यूज करना पड़ेगा इज का। अगर आप नाउन पढ़ रहे होते तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल के रख देते। इतना समझ में आ गया? लेकिन बर्बादी यहीं से स्टार्ट होती है मेरे दोस्त। बर्बादी कैसे स्टार्ट होती है आइए समझाता हूं। कि अगर मैं बिलियर्ड्स की जगह आर की जगह इज भी कर देता तब भी ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां से लेकर सेंटेंस में बहुत सारी बातें हैं, इतनी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपका ये प्रेडिकेट है, और यहां से लेकर यहां तक जो आपका है वो आपका दूसरा क्लॉज जुड़ रहा है। यानी कि अगर इस सेंटेंस को समझने की आप कोशिश करो तो ये आपका सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, ये इसका प्रेडिकेट है, ठीक है, और यहां से ये इसके लिए ये क्लॉज स्टार्ट हो गया भाई, वो रिलेटिव क्लॉज बोला जाता है। तो आपको एक दो तीन चीजें पता होनी चाहिए थी। तुमने केवल सब्जेक्ट नाउन की तरह पढ़ा तो एक वर्ड पढ़ा, लेकिन इसमें गलती ये है, मेरे दोस्त कि यहां जो मैन है
और ये कंजंक्शन जुड़ रहा है एंड, तो जो समान चीजों को जोड़ता है, तो यहाँ पे MAN है और यहाँ पे MEN है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे होना चाहिए था MAN। अब ये बात तुम्हें कब पता चलती पता है? जब तुमने इस सेंटेंस को ठीक तरीके से पढ़ा होता। तुमने नाउन पढ़ा है तो केवल इसमें पूरे सेंटेंस में क्या नाउन है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड सेट हो जाता है टॉपिक वाइज पढ़ के। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ा के आपने नाउन पढ़ा तो आपको नाउन ही समझ में आएगा। सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। अब जब तुम नाउन की एरर करते हो तो चीजें समझ में आती हैं। जैसे ही नाउन की एरर से बाहर निकलते हो तुम हो जाते हो सुन्न बट्टा सन्नाटा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, अभी टिके रहिए, प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें प्रूफ करवा के दिखाऊंगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन है भाई प्रोनाउन का। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होता तो केवल आपको एरर नजर आती है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस को समझ लिया होता, किसको समझ लिया होता? सेंटेंस को। तो आप कैसे डिनोट करते इसको? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये इसका प्रेडिकेट है, ये एक और कंजंक्शन है, ये एक दूसरा सेंटेंस है। अब इस दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ? एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन किया जा रहा है इसका दोस्त से, यानी दो लोगों से, और ऑलरेडी दो लोग यहां पे मौजूद हैं। तो एक का कंपैरिजन एक से होगा, दो लोगों से नहीं होगा, तो यहां पे दैट का यूज होगा, दिस का यूज नहीं होगा। आप ऐसे कभी इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है। तो टॉपिक वाइज पढ़ने से जो नुकसान होता है मेरे दोस्तों, वो ये होता है कि जब तक आपके टीचर ने जैसे रूल पढ़ाया, रूल पढ़ाने के बाद जो कुछ बताया वही तो आप देखोगे, उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाओगे। तो ऐसे करके चीजें बर्बाद होती रहती हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, तो अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया होता कि भाई मैं एडजेक्टिव पढ़ूंगा, तो एडजेक्टिव में आपको पता चल जाता, क्या पता चल जाता? सुन लीजिए भाई, कि ये मेरा प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये इसके लिए आने वाला नाउन है, ये आर्टिकल है, और ये वाला जो है नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आया हुआ है, नाउन से जस्ट पहले वर्ड आया हुआ है, वो एडजेक्टिव होगा, केयरफुल होगा, केयरफुली नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एरर लगा लेते। लेकिन इसमें एक और एरर है, नहीं है, एक और दूसरी एरर नहीं है, मैंने डाली नहीं। अब अगर इतना ही जानते हो तो प्रॉब्लम्स है। बाकी इस सेंटेंस में कितनी कितनी बहुत सारी चीजें हैं। ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरी एरर भी है भाई, वी डिस्कवर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस हुआ, फिर ये कंजंक्शन आया, फिर ये दूसरा एक और सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है, अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो ये वाला भी सेंटेंस पास्ट में होगा, तो इस इज की जगह हमें करना पड़ेगा वॉच। ये गलती थी। मैं आपको बस ये 3 क्वेश्चन इस चक्कर में बता रहा था मेरे दोस्त। अगर आप केवल टॉपिक वाइज कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा नुकसान होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा नुकसान होता है कि आप समझ नहीं पाओगे। कैसे नहीं समझ पाओगे? वो कंडीशन है ये, क्योंकि आप ना वही चीज है, जैसे बिलियर्ड्स देख लेते तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई कैसा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ऐसे पढ़ा है तुमने। तो ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तीसरा, बुकैप कैसे पढ़ी जाती है? तो बुकैप को बोला मैंने कि भाई सीट से नहीं पढ़ना। अब सीट से क्यों नहीं पढ़ना समझाता हूं मैं आपको। सीट से क्यों नहीं पढ़ना? कि क्योंकि जैसे मान लीजिए पैंथीस्ट का मतलब होता है, पैंथीस्ट का मतलब क्या होता है? पैंथीस्ट का मतलब होता है जो सारे भगवानों पर विश्वास करे, जो सारे भगवानों पर विश्वास करे या माने। पैंथीस्ट होता है जो सारे भगवानों को माने। कोई ऐसा व्यक्ति जो सारे भगवानों को मानता है उसे पैंथीस्ट कहते हैं। ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। अब हिंदी से इंग्लिश आपने ऐसे कर ली, ठीक है ना, और आपको दे दिया जाएगा भाई ये प्रीवियस ईयर की सीट है, और ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा करिए ये फलानी साल में आया था। आप देख के खुश हो जाओगे, भैया ये तो फलानी साल में आया था, भैया मैं इसको ही रट लूंगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड हैं, जैसे ये पैंथीस, ये आ गया तो तुम इसको ही लगा के आओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये आ गया पैंथिस्टिक, तुम बर्बाद हो जाओगे। पैंथेटिकली इसे लगा दिया तब भी बर्बाद हो जाओगे। इसका मतलब जो तुम्हें हिंदी से इंग्लिश कराई जा रही है वो तरीका ही गलत है। अब दूसरा तरीका मैं जल्दी बताने वाला हूं, पहले आप ये समझ लीजिए कि एक ही वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ये इसी वर्ड का नाउन फॉर्म है, ये कॉमन नाउन है,
ठीक है, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है और ये इसी वर्ड की एडवर्ब फॉर्म है, और इनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा बदल जाएगा, और आप इसी वर्ड को देखकर ये सारे वर्ड याद कर लोगे, सब हौच पौच हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इनका सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, पहले देखते रहिए कि प्रॉब्लम्स कहां पे होती हैं। दूसरा, रीडिंग कैसे करनी होती। तो रीडिंग में जो कहा जाता है कि पढ़ पढ़ के याद करते रहिए, पढ़ पढ़ के याद करते रहिए, भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब इन दोनों को पढ़ो। सुमित, who is molesting Ria in this college is a communist. सुमित molested in this college is a communist. आप दोनों को पढ़कर क्या करोगे? इन दोनों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि सुमित जो मोलेस्ट कर रहा था रिया को कॉलेज में, वो कम्युनिस्ट है। आप इसको भी पढ़ोगे तब भी उसका ऐसा ही सेंस निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ा है, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखो, यहाँ पे भी वर्ड मोलेस्ट है, यहाँ पे भी वर्ड मोलेस्ट है, और यहाँ पे भी वर्ड मोलेस्ट है, यहाँ पे भी सुमित है, यहाँ पे भी सुमित है। भाई सारा एक जैसा है, इन दोनों का मतलब एक ही है। पर ऐसा नहीं है भाई, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जमीन आसमान का क्या फर्क है कि सुमित जो मोलेस्ट कर रहा था रिया को इस कॉलेज में, वो एक कम्युनिस्ट है, और यहां पे है सुमित जिसको मोलेस्ट किया गया था कॉलेज में, वो एक कम्युनिस्ट है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ज्यादा पढ़ने से इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, आपको स्ट्रक्चर तोड़कर इंग्लिश समझनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने अब तक आपको बस ये बताने की कोशिश करी है कि ना तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ना आपको ऐसे टीचरों से पढ़ना है जो हिंदी से इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना आपको रीडिंग को ऐसे पढ़ना है कि भाई लगातार पढ़ 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 के समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो पढ़ना कैसे है आप पूछ सकते। देखो भाई, ऐसे आपको पढ़ना है ग्रामर, ठीक है? आपको पढ़नी है ग्रामर। तो ग्रामर जो भी होती है उनमें 101% आपको मिलेंगे सेंटेंस। क्या मिलेगा? सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पे डिनोट करता है। किस पे डिनोट करता है? स्ट्रक्चर पे डिनोट करता है। ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका लिए एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और कंजंक्शन भी हो सकता है, और प्रपोजिशन भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। भाई कभी भी आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें आपसे पूछा क्या जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस कैसे काम करता है? स्ट्रक्चर पर। सेंटेंस कैसे काम करता है भाई? स्ट्रक्चर पर। अब स्ट्रक्चर में कितनी चीजें होती हैं? स्ट्रक्चर में कितनी चीजें होती हैं? आपका सब्जेक्ट मिल सकता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, मेन वर्ब मिल सकता है, ऑब्जेक्ट मिल सकता है, एडजेक्टिव मिल सकता है, एडवर्ब मिल सकता है, कंजंक्शन मिल सकता है, और प्रेप मिल सकता है। इतनी सारी चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ग्रामर को सीखने के लिए उसमें कुछ नियम होते हैं, उन्हें कहा जाता है रूल, या डायरेक्ट बोला जाता है कंसेप्ट। क्या बोला जाता है? कंसेप्ट। हम ये चीज ना पढ़कर हमें हमें समझ में आना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव से कैसे अटैच होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब से कैसे अटैच होता है, एडवर्ब कंजंक्शन से कैसे अटैच होता है, प्रेपोजिशन इन सबको ऐड कैसे करता है। ये सारी बातें ना समझे हुए, ये सारी बातें समझोगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो सेंटेंस समझ में आएगा, सेंटेंस समझ में आएगी तो ग्रामर समझ में आएगा। लेकिन हम ये सारे स्टेप खा के हम क्या करते हैं? डायरेक्ट पढ़ते हैं ग्रामर के रूल, और रूल के बाद डायरेक्टली कंसेप्ट पढ़ लेते हो, कंसेप्ट से समझते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी। ये है सबसे बड़ी गलती आपकी। तो एक्चुअल में तुम्हें ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले सेंटेंस समझना, सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में ये सारी की सारी बातें होती हैं। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती, मैं गारंटेड श्योर हूं आपको इंग्लिश कभी समझ में नहीं आएगी। और अगर आ रही होती तो 45-50 नंबर आ रहे होते पहले से ही आपके। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई ग्रामर के तौर पे कि वोकैब कैसे याद होगी।
आप बुकैप को चेक कर लेते हैं, बुकैप कैसे याद होती है, चलिए देख लेते हैं भाई। बुकैप में एक्चुअल में क्या होता है कि बुकैप को याद करने के लिए आप करते क्या हो वो समझिए। आप क्या करते हो, बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं, आप करते क्या हो बुकैप को याद करने के लिए। आप सिंपल क्या करते हो, शीट उठा लेते हो कि हिंदी से इंग्लिश करने वाली, यही करते हो ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश में 8 से 10 हजार वर्ड याद करने हैं, क्या तुम्हें 500 वर्ड हिंदी के याद हैं? अम्मा कसम खा के बोलो कि तुम्हें 500 वर्ड हिंदी के भी याद हो, तो तुम्हें कैसे लगता है कि भाई मैं 8 से 10 हजार वर्ड हिंदी में याद कर लूंगा? ऐसा हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। तो हमको क्या करना है, सीट जो आपको दे रखी है उसको हिंदी से इंग्लिश उसको नहीं छूना। एक्चुअल में जब बुकैब का मतलब होता है मीनिंग, अब मीनिंग में क्या होता है वो समझ लीजिए। मीनिंग में सिंपल से कारण होता है कि जो मीनिंग होती है आपकी, जो मीनिंग होती है उनको कैसे याद किया जा सकता है। मीनिंग, जो इंग्लिश की जो मीनिंग बनी है वो 3 एंगल से बनी हुई है। एक तो प्रॉपर इंग्लिश से बनी हुई है, फिर उसमें लैटिन आया, फिर ग्रीक आया। ये 3 वर्ड मिक्स हुए तब जाके बुक बनी। तो आपको कैसे समझना है वो समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात इंग्लिश इंग्लिश की करता हूं, तो इंग्लिश में वो ओरिजिनल वर्ड होते हैं जैसे गो, कम, प्ले। अब इनका कोई कुछ होता नहीं, ये प्रॉपर इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड कैसे बिलोंग करते हैं, लैटिन से, और कुछ वर्ड के क्या करते हैं, ग्रीक से। इन तीनों का जब मिक्सचर होता है तब इंग्लिश आकर बुकैब सिंपल होती है। जैसे कि आपके लिए जो वर्ड था पेंथिस्ट, ये जो मैंने लिखाया था, अगर आप इसको हिंदी से इंग्लिश पढ़ते तो कभी नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर आप इसको सिस्टम से पढ़ते, सिस्टम क्या है कि भाई आप रूट वर्ड से पढ़ते। किससे पढ़ते, रूट वर्ड से। अब रूट वर्ड क्या कहता है कि भाई रूट वर्ड का मेथड ये कहता है कि आप वर्ड को 3 भागों में तोड़ लीजिए। 3 भागों में तोड़ लीजिए, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट और सफिक्स। आप ये 3 भागों में तोड़ लीजिए, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। मैं तोड़ के दिखा देता हूं भाई आपको। ये आपका प्रीफिक्स है, ये आपका रूट है, और ये आपका सफिक्स है। लिख देता हूं भाई, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोला जाता है रूट, और इसको बोला जाता है सफिक्स। अब इन सबके अपने अपने मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब होता है गॉड, और इसका मतलब होता है वन पर्सन। अगर तुमने ऐसे पढ़ रखा होता इसको कि बहुत सारे मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सारे भगवानों पर विश्वास रखता हो उसे कहा जाता है पैंथिस्ट। अब तुम इससे बनने वाले जितने भी वर्ड थे आप आराम से बना लेते। यही सबसे बेस्ट तरीका है बुकैब को समझने का, ना कि वो हिंदी से इंग्लिश करने वाला तरीका है। वो तो तरीका फेल हो जाता है भाई यहां पर। अब जैसे कि मैंने एक और वर्ड लिखा था, पेन, पैंथीज्म, ये वाला वर्ड लिखा था। तो बस आपको इतना समझना था कि भाई मैंने रूट वर्ड से पढ़ रखा है। रूट वर्ड में सबसे पहले पेन का मतलब मुझे पता ही है, टीएचई का मतलब मुझे पता ही है। अगर मुझे ये मतलब सफिक्स होता है, ये सफिक्स का मतलब, इज्म का मतलब होता है बिलीफ, का मतलब मुझे पता है ऑल, इसका मतलब मुझे पता है बेटा गॉड, और इसका मतलब पता है मुझे बिलीफ। अब इसका मतलब निकल के आता है कि वो विश्वास जो सारे भगवानों में अगर किसी व्यक्ति को विश्वास है उसे पैंथीज्म कहते हैं। अब इन दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी से इंग्लिश करोगे तो कभी इसमें अंतर पता नहीं चलेगा, और अगर अंतर पता भी चल गया तो कितनी हिंदी याद करोगे ये आपके लिए चिंता का विषय रहेगा हमेशा। ठीक है ना। तो भाई ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम रीडिंग की बता देता हूं मैं आपको। रीड,
अब रीडिंग की क्या समस्या है भाई? रीडिंग की समस्या मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि ज्यादा पढ़कर आपको रीडिंग कभी समझ में नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति को रीडिंग समझ में नहीं आती उसके ना तो एरर निकलते हैं, ना क्लोज टेस्ट निकलता है, ना पीक्यूआरएस बनते हैं, ना फिलर बनते हैं, ना इंप्रूवमेंट बनते हैं। मतलब जिस बंदे को रीडिंग समझ में नहीं आई तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए भाई, मैंने आपको थोड़ा सा अभी बता के रखा है। ये वाला ये वाला एग्जाम दिया था कि देखो यहाँ पे देखा, सुमित इज मोलेस्टिंग रिया इन दिस कॉलेज इज अ कम्युनिस्ट। अब आपने दो तीन वर्ड देख लिए होंगे, ये सब्जेक्ट है, ये जो मोलेस्ट कर रहा है रिया को इस कॉलेज में, ये कम्युनिस्ट है। यहाँ पे आपने इस कॉमा को देखा, फिर मोलेस्ट किया इन दिस कॉलेज। तो इन दोनों के जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएंगे कि ये कॉमा लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये कैसा स्ट्रक्चर है और ये इस पर कैसे काम कर रहा है। अब इसका मतलब है सुमित जिसको मोलेस्ट किया गया था इस कॉलेज में वो कम्युनिस्ट है। यहाँ पे सुमित जो मोलेस्ट कर रहा था रिया को इस कॉलेज में वो कम्युनिस्ट है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये दोनों चीजें तब क्लियर हो पाएंगी जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है भाई, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन है आपको। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद द इंप्लीमेंट्स मेड मिशन। अब आपको कितना भी मैं बुकैप बता दूं, कितने भी इसकी 10 बार कुछ भी बता दूं, लेकिन जब तक इसका स्ट्रक्चर से तुम्हें इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, मतलब ये बात यही समझ में नहीं आएगी कि तुम्हें करना कैसे है, तब तक मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन तो छोड़ो, तुम इसके आसपास भी नहीं भटक सकते। तो अब मैं इसमें तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं? मैंने आपको ये बताया भाई, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको टॉपिक वाइज किसी भी टीचर से नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता वहां पे। क्योंकि वो टॉपिक में जैसे नाउन पढ़ोगे तो सेंटेंस में केवल नाउन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका अरेंजमेंट करना पहले से आना चाहिए। दूसरा मैंने कहा बुकैप को सीट से नहीं पढ़ना, उसका मैंने बता दिया कि एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड बन जाते हैं, तो जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा सा वो घुमाएगा आप घूम जाओगे, तो बुकैप को भी ऐसे नहीं पढ़ना। तीसरा मैंने कहा रीडिंग को स्ट्रक्चर के बिहाफ पे पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं आता। अब मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूंगा, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। और कल से 4 बजे हम लाइव क्लास पढ़ाऊंगा मैं आपको, 4 बजे से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मैं 4 बजे से आपको लाइव पढ़ाऊंगा। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश के 3 पिलर, पहला ग्रामर, दूसरा मेरे दोस्त वोकैब, और तीसरा मेरी उम्र के नौजवानों रीडिंग। ये 3 पिलर है, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रामर के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ग्रामर के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें बुकैप नहीं पढ़ाऊंगा, बुकैप कैसे पढ़ी जाती है उसका कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो पढ़ाऊंगा। रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है उसके फंडामेंटल्स होते हैं, वो पढ़ाऊंगा। मतलब ना तो कोई टॉपिक पढ़ा रहा अभी, ना मैं तुम्हें बुकैप पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, ना मैं तुम्हें रीडिंग पढ़ाऊंगा, इनके फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होगा कि ये ग्रामर समझ में कैसे आएगी, वो तब समझ में आएगी जब इसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। बुकैप कब समझ में आएगी? जब इसके फंडामेंटल्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे। रीडिंग कब समझ में आएगी? रीडिंग के फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाएंगे तब समझ में आएंगे। अब इनसे होगा क्या, तो जो भी बात मैं बोलने वाला हूं इसको नोट कर लेना, और मेरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट में लिख के जाना सर आपकी बातें सब फर्जी थी, बेकार थी, आप बेकार बता रहे थे, आप फालतू की बातें बता रहे थे। मेरे फंडामेंटल्स ग्रामर के, वोकैब के और रीडिंग के करने के बाद, जैसे 12 से 14 घंटे, 12 से 15 घंटे के मेरे ये वाले फंडामेंटल्स हैं। वोकैब के फंडामेंटल लगभग 5 से 6 घंटे के हैं, और लगभग 5 से 6 घंटे के फंडामेंटल्स किसके हैं?
किसके हैं भाई? फंडामेंटल्स किसके हैं? 5 से 6 मिनट रीडिंग के। इनको करने के बाद नोट कर लेना, मैं सिर्फ कह के जाना सर आप फालतू की बातें कर रहे थे, ये सर ड्रामा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। इनको करने के बाद आप मैक्सिमम 12 और 6 लगभग 20 और 25 घंटे लगेंगे, मतलब 1 महीना लगेगा मुझे यूट्यूब पे काम करते करते। 1 महीने के अंदर अंदर आपका एयरफोर्स एग्जाम दे रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा सीजीएल निकल जाएगा भाई साहब आपका, 30 क्लास 25 से 30 क्लासों में सीजीएल निकल जाएगा या फिर एनडीए निकल जाएगा, सीडीएस निकल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं निकलेगा। पर मैं जो कह रहा हूँ, एयरफोर्स हुआ, एमटीएस हुआ, एमटीएस हुआ, एयरफोर्स हुआ, एक्स वाई ग्रुप का पेपर हुआ, और आपका सीएचएसएल होता है, इनका लगभग लगभग 50 से 60% डेटा, 50 से 60% डेटा सिर्फ 1 महीने की क्लास से आएगा। लिख लो इस बात को। 1 महीने के अंदर अंदर अगर तुम जीरो पे हो, बस इतनी बातें 1 महीने ईमानदारी से 1 महीने पढ़ लेना, मैं गारंटेड श्योर हूं कि आप 50 से 60% डेटा यहीं से आएगा। और पहली दूसरी या तीसरी क्लास से मैं तुम्हें सीजीएल के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे देखी जाती हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इंग्लिश में बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा अपने बारे में, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर नहीं हूं, सुन लो, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर नहीं हूं, लेकिन अम्मा कसम मुझे जितना आता है उसको समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मतलब स्टूडेंट को एयरफोर्स निकालने के लिए इतना पढ़ने की जरूरत है, इतना। अब मेरे पास इतनी नॉलेज है तो उसका करूंगा क्या? उस नॉलेज का कोई तो फायदा ही नहीं है। तुम पे इतना समझाया नहीं जा रहा, मेरे में इतनी नॉलेज है तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। केवल 30 दिन की क्लास में, मैंने 30 दिन बोल दिया, मैं तो 20 से 25 क्लास में मैं आपको बता रहा हूं 50 से 60% डेटा आपको वैसे ही पता लग जाएगा। हर एक क्लास में आपको पता चलेगा कि यार रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। ये ऐसे सीजीएल के क्वेश्चन इतनी आसानी से हो कैसे सकते हैं भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में इस 20-25 दिन की क्लास में एयरफोर्स, और मैं ये बता रहा हूं 50 से 60% हो सकता है एयरफोर्स का 20 में से 17-18 फेल दो तुम 25 ही क्लासों में से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुम बस आप कल से जो भी हैं मेरे दोस्तों, इस पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा। 7983115453, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें मैं आपका जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा उसको नोट्स वोट्स जितने देने होंगे हम एक ग्रुप बना लेंगे। इस व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा, ठीक है ना? आप पहले 15-20 दिन की क्लास लो, ठीक है ना? इसमें आपका छोटा एयरफोर्स वेयरफोर्स सारे के सारे एग्जाम में ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, टेंशन मत लेना। बाकी अब क्लास में मिलते हैं। मैं कल से, कल सैटरडे है, कल से मैं आज डाल दूंगा, कोशिश करेंगे कल से ही 4 से 5 लाइव क्लास लेंगे। कल से ही 4 से 5 पहली लाइव क्लास होगी, 4 बजे से, लिख लो 4 बजे से 5 बजे तक लाइव क्लास होगी। और इंटरटेनमेंट करो, आपने जिन भी टीचरों से लाइफ में कभी भी पढ़ा हो, आपको उनसे पढ़ने में मजा आए तो अम्मा कसम उनसे पढ़ना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा मैं आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर सकता हूं तो मुझसे पढ़ना, लेकिन ये जरूर बता के जानना कि इन 30 क्लासों में 20 क्लासों में आपकी जीवन में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। बस मेरे को इतना ही कहना था, और मिलते हैं मेरे दोस्त आपको कल 4 बजे से लाइव क्लास में, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। हेलो हेलो।